नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग गुप्त साम्राज्य को पढ़ रहे थे। तो गुप्त वंश का एक वीडियो आ चुका है, आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे कुमार गुप्त से पढ़ेंगे। इसके पहले का इतिहास गुप्त वंश का पहले लेक्चर में है, इसके पहले पार्ट में, उसको आप ना देखे हो तो जाकर देख लीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग कुमार गुप्त से पढ़ना। कुमार गुप्त का और इसके आगे के जो वंशज आएंगे इनका क्या योगदान रहा मध्य प्रदेश के इतिहास में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आपके पास पहुंच सके आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि मालवा क्षेत्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अन्य भागों पर चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य के विस्तार का पता उसके सिक्कों की प्राप्ति से होता है, जो पाटन, पट्टन, बमनाला, साकौर, सिवनी, सीहोर और हरदा से मिले हैं, इससे पता चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे की स्थिति। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम 415 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। 415 ईस्वी के लगभग मगध के राज्य सिंहासन पर बैठा और 40 वर्षों से भी अधिक समय तक राज्य करता रहा। उसने अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब उसने और राज्य का विस्तार तो नहीं किया, लेकिन उसको पिता से जो भी भूभाग मिला था उसको उसने बनाए रखा, उसको किसी और राजा को कब्जा होने नहीं दिया। इसका इतना ही महत्वपूर्ण है। अभिलेखों में उसके कुछ राज्यपालों और सामंतों के नाम सुरक्षित रखे हैं। अभी भी जो कुछ अभिलेख मिले हैं तो उसके सामंत जो थे और राज्यपाल थे उनके नाम सुरक्षित अभी भी रखे हुए हैं। जो मालवा क्षेत्र में थे उनमें से गुना जिले के तुमैन नामक स्थान से प्राप्त गुप्त संवत 116 के शिलालेख में कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में तुम्बवन के शासक घटोत्कच गुप्त का उल्लेख आया है। इसी प्रकार मंदसौर से प्राप्त मालव संवत 493 के अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में उसके एक सामंत सेनापति वधवर्मा के, जो कि विश्वकर्मा का पुत्र था, विश्ववर्मा के पिता का नाम नरवर्मा था तथा पितामह का नाम सिंहवर्मा जो जयवर्मा का पुत्र था। ये इनके सेनापति जो थे उनका ये पूरी डिटेल है कि इनका विश्ववर्मा का और विश्ववर्मा के पिता नरवर्मा थे। नरवर्मा जब हम वर्मा वंश पढ़ेंगे आगे तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। इनका मध्य प्रदेश के इतिहास में योगदान है। नरवर्मा का संभवतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अंतर्गत सामंत था। नरवर्मा के मालव संवत 461 तथा मंदसौर से प्राप्त अभिलेखों से गुप्त काल के शासन तंत्र पर प्रकाश डाला गया है। उदयगिरि से प्राप्त गुप्त संवत 106 के जैन गुफालेख में कुमार गुप्त के शासनकाल में शंकर नामक किसी व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश से कुमार गुप्त के कुछ सिक्के भी मिले हैं, जिनसे इस क्षेत्र पर कुमार गुप्त के साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है। ये सिक्के पूर्वी निमाड़ जिले में स्थित बम नाला, ये पूर्वी निमाड़ जिसको हम लोग खंडवा के नाम से जानते हैं वर्तमान में, नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। जैसे अगर पेपर में पूछा जाता है कि बम नाला कहाँ है, तो बम नाला खंडवा में स्थित है, जो कि पुरातात्विक स्थल है। कुमार गुप्त के शासन के अंतिम चरण में राज्य पर गंभीर विपत्ति आई, जिसे स्कंदगुप्त ने दूर किया। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इतिहासकारों द्वारा उसका राज्यकाल 455 से 467 ईस्वी के बीच निश्चित किया गया।
उसे अपने शासनकाल में म्लेच्छों, संभवतः हूणों, ये म्लेच्छ शब्द आया है वहां पर अभिलेखों में, तो उसका इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हूणों की बात हो रही है। समय काल से अनुमान लगाते हैं कि 455 467 के बीच में हूणों का आक्रमण हुआ, तो मलेच्छों की ही बात हो रही होगी। से युद्ध करना पड़ा, जिन्हें उसने पूर्णतः पराजित किया। स्कंदगुप्त ने अपने राज्य काल में भिन्न भिन्न प्रांतों में शासन नियुक्त किए, जिनसे कुछ का सीधा संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास से है। उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से प्राप्त स्कंदगुप्त के शासनकाल के गुप्त संवत 141 के स्मारक स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त के विंध्य प्रदेश क्षेत्र पर प्रभाव का पता चलता है। स्कंदगुप्त के कुछ सोने के सिक्के दमोह जिले के शाकोर, इसे शाकोर ये पुरातात्विक स्थल है, कहाँ स्थित है, तो ये दमोह में स्थित है। सिक्के, ये जो सिक्के मिले हैं उसके महाकौशल क्षेत्र पर प्रभाव के द्योतक हैं। दमोह जो है ना, ये इससे पता चलता है, दमोह क्षेत्र में शाकोर में जो मिले, इससे पता चलता है कि महाकौशल क्षेत्र में भी गुप्त वंश का प्रभुत्व था। स्कंदगुप्त ने अपने राज्यकाल में हुए विदेशी आक्रमण तथा अन्य झगड़ों के बावजूद अन्य तक विशाल गुप्त साम्राज्य पर अधिकार बनाए रखा। ये अन्य नहीं, अंत तक, अंत तक, अंत तक विशाल गुप्त साम्राज्य पर अधिकार बनाए रखा। जब 470 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली साम्राज्य अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने आंखों देखने की क्षीण हो जाएगा। मतलब कि आगे चल के बिल्कुल इतना विशाल साम्राज्य इतना कमजोर पड़ जाएगा और विदेशी यहाँ कब्जा करने लगेंगे। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त सम्राटों के इतिहास को एक निश्चित रूपरेखा दे सकना असंभव है। गहरे मतभेदों के बावजूद इतिहासकारों द्वारा जो अस्थायी पुनर्निर्माण उपस्थित किया गया, उसके अनुसार स्कंदगुप्त के पश्चात क्रमशः पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय या कहीं कहीं तृतीय भी मिलता है तथा अंतिम नरेश विष्णुगुप्त हुए। यहाँ ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस अंतिम याद रखना है कि अंतिम कौन थे, बस विष्णुगुप्त। बुधगुप्त के शासनकाल में मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में परिव्राजक महाराज तथा निकटवर्ती उच्चकल्प नरेश कलिंजर तथा दक्षिण कौशल के पांडुवंशी नरेश, रीवा का लक्ष्मण तथा महिष्मती का सुबंधु, जो सभी मूलतः गुप्त शासकों के अधीन सामंत थे, अपने अभिलेखों में गुप्त साम्राज्य की अधीनता का कोई उल्लेख नहीं करते। इससे पता चलता है कि अब ये गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा। जब उनके सामंत, उनके अधीनस्थ जो राज्य थे, छोटे छोटे जो मंत्री हुआ करते थे, जब वो अपने सिक्कों में उनके नामों का उल्लेख नहीं करते हैं, इससे पता चलता है कि अब ये कमजोर, जब केंद्र से कमजोर हो जाता है तो जो प्रांत होते हैं, प्रांत के जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। वही स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे जो राज्य थे वो अब अधीनता स्वीकार करने से इनकार करेंगे आगे। इससे उनकी स्वतंत्रता का प्रमाण मिलता है, परंतु अभी तक फिर भी ऊपरी तौर पर गुप्त साम्राज्य का ढांचा बना हुआ था। मतलब स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि हाँ नहीं, हम एक मतलब वो ओढ़े रहते हैं मुखौटा टाइप का, कि हम आप ही के संरक्षण में हम कर रहे हैं राज, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जैसा कि एरंड से प्राप्त बुधगुप्त के शासनकाल के गुप्त संवत 165 के महाराज विष्णु, मातृ विष्णु तथा धन्य विष्णु के स्तंभ लेख से पता चलता है। ये लेख मिले हैं स्तंभ लेख, इनसे स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं था, जो छोटे छोटे राज्य थे स्वतंत्र होने की कोशिश कर दिए थे, परंतु शीघ्र इस ढांचे का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। मतलब अभी तक तो डायरेक्ट नहीं बोलते थे कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्वतंत्र होने की घोषणा भी करने लगेंगे। कोई राजा का आदेश होगा वो मानने से इनकार कर देंगे। राजा कहीं युद्ध कर रहा है, बुलाएगा कि आप सैनिक सहायता दो, तो ये इनकार कर देंगे। तो इससे पता चलता है कि अब गुप्त साम्राज्य जो है वो अपने बिल्कुल पतन की ओर है। जैसा कि एरंड से ही प्राप्त स्वतंत्र शासक भानुगुप्त के गुप्त संवत 119 के अभिलेख से जान सकते हैं। इस अभिलेख के अनुसार भानुगुप्त का अधिकारी गोपराज एरंड में हुए किसी भयंकर युद्ध में मारा गया था। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध हूण नरेश तोरमण के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसने आक्रमण कर अंततः इस प्रदेश को जीत लिया।
ये एरन अभिलेख वही सती जब हो जाती हैं गोपराज की पत्नी, उसी की बात हो रही है। एक और हूणों का विदेशी आक्रमण हुआ तो दूसरी ओर मालवा के यशोधर्मन जैसे शासक विद्रोह घोषित कर स्वतंत्र हो गए। ये सब गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। अब ये यशोधर्मन लोग अब स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं, हो गए। गुप्त साम्राज्य के अंतिम नरेश इस विकट परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सके, जिसके फलस्वरूप लगभग 6ठी शताब्दी के मध्य गुप्त वंश की प्रभुता का केवल कलिंग को छोड़ भारत के अन्य भागों में लोप हो गया। अब कुछ और फैक्ट अपन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन इलाहाबाद से मध्य प्रदेश तक था, मतलब इलाहाबाद से ये अपने मध्य प्रदेश तक इसका शासन था, पूरे क्षेत्र में इलाहाबाद और ये बिहार कुछ एरिया पकड़ के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और यहीं उसके दरबार में नवरत्न होते थे, जो ऊपर अपन पढ़ाए हैं। शकों को पराजित करता है। विक्रमादित्य अपना पद भी धारण करता है हराने के बाद शकों को। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न का, हाँ नवरत्न थे ये। नवरत्न अपने को याद करना जरूरी है, याद जाता है एग्जाम में। कालिदास, वेताल भट्ट, वाराह मिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह, वररुच, घटकरपर, क्षणपक और सुख। ये चार लास्ट के अगर अपन याद कर लिए चार, तो ये ऊपर के 5 याद रहते हैं। ये 4 कठिन है थोड़ी, इनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में, बाकी याद हो जाएंगे। 2-4 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएंगे। स्कंदगुप्त के समय सफ़ेद हूणों के आक्रमण का फायदा उठाकर वाकाटकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसे पुनः छीन लिया, उनको फिर से छीन लिया था। स्कंदगुप्त यहाँ पराक्रमी राजा देखने को मिलता है। इसके बाद इतना पराक्रमी राजा हुआ नहीं कोई उसके बाद। ये देखिए कई युद्ध लड़ा और कई विजय प्राप्त की। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी की मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार उसके सामंत सेनापति ये बंधु वर्मा, वही नरवर्मा के वंशज, ने सूर्य मंदिर के लिए दान दिया था। ये जुलाहा समुदाय को सूर्य मंदिर दान दिया जाता है। इसको तोरमण भी सहयोग करता है। सूर्य मंदिर को जो बनता है, इसका अभिलेख मिला है। ये पुरातात्विक साक्ष्य है। इनसे सबसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ गुप्त वंश वालों का यहाँ शासन था और अच्छा खासा था, क्योंकि राजधानी बना लिए थे उज्जैनी को। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने शक राज्य उज्जैनी के कार्दमक वंश का अंत कर लगभग संपूर्ण भाग को अपने अधीन कर लिया। ये आप अगर शक नहीं पढ़े, शकों को पढ़िएगा, पूर्व के लेक्चर में डला है। इनके दो शाखाएं थी, एक कार्दमक वंश था और एक और था शकों की। यहाँ कई शाखाएं थी, उसकी जानकारी आपको मिलेगी, पिछले वीडियो देखिएगा। इसकी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम एवं उसकी साकारी उपाधि से पता चलता है। ये जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक था, इससे और साकारी मतलब शकों को हराया था, साकारी उपाधि विक्रमादित्य ने धारण की थी, उससे पता चलता है। सांची अभिलेख भी उसके एक दीर्घकालीन अभियान की पुष्टि करता है। जो सांची अभिलेख है, यहाँ से भी जानकारी मिलती है कि उसने यहाँ दीर्घकालीन अभियान किया था मध्य प्रदेश में। समुद्रगुप्त ने वाकाटक वंश और नागवंश से वैवाहिक संबंध बनाया। वही वाकाटक और नागवंश जो यहाँ मध्य प्रदेश में इनका काफी प्रभुत्व था। राजा क्या करते थे, वो किसी राज्य में लंबा उनको राज चलाना है तो वहाँ का जो मेन राजा होते थे उनसे वैवाहिक संबंध कर लेते थे। अगर सीधे उनको लगता है कि यहाँ लड़ाई करना उचित नहीं रहेगा, वैवाहिक संबंध बना लेते थे, तो उनका मधुर संबंध हो जाता था। फिर छोटे मोटे राज्यों को अपने अधीन आसानी से कर लेते थे। समुद्रगुप्त ने, हाँ यहाँ तक तो हो गया था। समुद्रगुप्त ने शकराज उज्जैन को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। ये समुद्रगुप्त की बात है। विक्रमादित्य तो उज्जैन को तो राजधानी बना लिया था। स्कंदगुप्त के समय 459 ईस्वी में हूण आक्रमण हुए, जो चीनी जनजाति थी। पुनः 5वीं सदी के अंत में तोरवर्ण के नेतृत्व में हूण आक्रमण हुए। कई बार हुए थे, एक बार हूण आक्रमण को हराए, लेकिन ये जो 5वीं शताब्दी के अंत में हुआ, ये फिर गुप्त वंश का पतन किया। एरण की वाराह मूर्ति अभिलेख से तोरमाण का पता चलता है।
तोरमण का पुत्र मिहिर कुल ने पश्चिम मालवा मतलब वही उज्जैनी वाला क्षेत्र तक अधिकार कर लिया था। इसकी पुष्टि ग्वालियर अभिलेख से होती है। अगर कोई चीज की पुष्टि अभिलेखों से हो रही, पुरातात्विक साक्ष्यों से हो रही है, तो वो फिर पुरातात्विक साक्ष्य तो एक बार जैसे साहित्यिक कोई साक्ष्य है तो उसको झूठा भी आदमी करार दे सकता है, लेकिन सबसे मजबूत साक्ष्य माना जाता है अगर कोई अभिलेख मिल रहा है तो वो सबसे कारगर सिद्ध होता है, उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है, अभिलेख से होती है। मीटर और काहोम अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये मीटर अभिलेख है, इसको पैमाना मत समझिएगा, ये अभिलेख है, जिसका अधिकार मालवा सिंध और महाकौशल पर था। तो इस तरह हम लोग जितना भी जितने भी गुप्त वंश के राजा थे सबको पढ़ लिया। अब इससे अब गुप्त वंश पूरा समाप्त हो जाता है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। वैसे तो गुप्त वंश का इतिहास लंबा है, लेकिन जब वो हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास में जानकारी पूरी लेंगे इसके बारे में। अब गुप्त वंश के आगे का इतिहास जो मध्य प्रदेश में प्रमुख राज्य वंश रहे होंगे उनकी जानकारी आगे के वीडियो में लाई जाएगी। तब तक आप पुरानी वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिएगा, और चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ चैनल को शेयर भी करिए। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। रखिए अपना ख्याल और अपनों का। धन्यवाद।